हेलो एवरीवन, आज हम रेन गाइड रिमॉडल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेन से पहले थोड़ा पिछले एपिसोड का रिकैप हो जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेमन स्पिरिट लैंड एक रहस्यमयी जगह है जो 9 देशों में बटी है। हर देश में एक एक प्राचीन दैत्य आत्मा मतलब एंशियंट डेमन स्पिरिट सील की गई है। इन आत्माओं से जुड़ने वाला कल्टीवेटर अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि अपनी खुद की कैलेस्ट्रियल आर्ट भी बना सकता है। लेकिन ये भूमि हर 5000 साल में एक बार खुलती है और इसमें प्रवेश करने के लिए चाहिए डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जो सिर्फ दूसरों को मार कर मिलती है। इसलिए यहाँ बसना है तो खून और शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। लो यून की मौत के बाद वांगलिन की रैंक 3 की ऊर्जा मिलती है और वो स्काई डेमन कंट्री में प्रवेश करता है, जो समझता है कि जी रियलम मृत्यु का और सी रियलम जीवन का प्रतीक है। अगर दोनों मिल जाए तो उसका लाइफ एंड डेथ डोमेन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वो जानता है अभी वो उस स्तर से बहुत दूर है। आगे वांगलिन एक शक्तिशाली हेवनली घोस्ट को पराजित करता है, उसे अपने सोल फ्लैग में कैद कर लेता है और अपनी रहस्यमयी सोल रिफाइनिंग सेक्ट की नींव रखता है। गांव वालों को सोल रिफाइनिंग, सोल एक्सट्रैक्टिंग और सोल सीलिंग जैसी कला सिखाता है, पर चालाकी से हर विधि में एक गुप्त दोष छोड़ देता है ताकि भविष्य में उन सभी के अधीन रहे। धीरे धीरे ओयांग हुआ और एक लड़का 13 उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बनते हैं। 13 केवल 3 महीनों में तीसरे स्तर तक पहुंच जाता है और एक शेर जैसी आत्मा को सोल फ्लैग में सील कर देता है। लेकिन जब आत्मा उस पर पलटवार करती है तब वांगलिन की एक ठंडी नज़र ही उसे अधीन कर देती है। पूरा गांव उस पल वांगलिन को देवता जैसा अस्तित्व मानने लगता है। इसके बाद वांगलिन गांव वालों को युद्ध की राह पर डाल देता है। वे पास की जनजातियों पर हमला करते हैं, आत्माएं सील करते हैं, डेमन क्रिस्टल जुटाते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। अब वो छोटा सा गांव बदल चुका था एक खौफनाक सेना में जो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए जी रही थी, वांगलिन के 1 अरब आत्माओं वाले सोल फ्लैग को पूर्ण रूप से बनाना। तो हम आज के चैप्टर में देखते हैं कि शुरुआत में 3 समूह अलग अलग जनजातियों पर हमला करने निकलते हैं, जिसमें ओयांग हुआ, 13 और एक तीसरे चरण के साधकों के नेतृत्व में था। आधे महीने बाद सब लौट आते हैं सिवाय 13 के समूह के। 3 दिन बाद उसका घायल शरीर उसके पंखों वाले शेर मतलब प्राइमरी सोल के शरीर पर पीठ पर लौटता है, जो पूरी तरह कमजोर हो चुका था। शेर के टूटने से पहले वांगलिन अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर देता है और उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लेता है। जब वह 13 को देखता है तो पाता है कि उसके शरीर में एक लाल रेखा जैसी दैत्य ऊर्जा बह रही है। वह रेखा उसके शरीर को खा रही थी। वांगलिन अपनी ऊर्जा से उसे खींचकर नष्ट कर देता है, लेकिन यह देखकर हैरान हो जाता है कि 13 के सभी मेरिडियन टूट चुके हैं और उसकी सोल फ्लैग चोरी हो चुकी है और उसके अंदर की डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, यानी उसकी साधना पूरी तरह नष्ट हो गई है। 13 होश में आकर दर्द में वांगलिन को मास्टर कहकर पुकारता है और बताता है कि उन्हें रास्ते में एक बड़े कबीले ने घेर लिया था, जहां पर एक सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसकी सोल फ्लैग छीन ली और शरीर में यह दानव रोप दिया। जाते जाते उसने कहा कि अगर वांगलिन अपनी चीज़ें वापस चाहता है तो उसे खुद आकर ले जाए। यह एक सीधी चुनौती थी। वांगलिन का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह बिजली की गति से उस दिशा में निकल पड़ा जहां पर वह 2 बुजुर्ग बैठे थे। उधर उस जनजाति में दो बुजुर्ग बैठे थे, एक सफ़ेद वस्त्र में और एक ग्रे वस्त्र में। सफ़ेद वस्त्रधारी वही व्यक्ति है जिसने 13 को हराया था। वह एंशियंट डेमन सिटी के लेफ्ट विंग जनरल के अधीन एक सैनिक है और अपने साथी से कहता है कि उसने जानबूझकर 13 को जिंदा छोड़ा ताकि उसके पीछे वाले व्यक्ति को बाहर लाया जा सके।
और वह वांगलिन की सोल फ्लैग की विधि चुराना चाहता था और सोचता है कि अगर वांगलिन कमज़ोर हुआ तो वह सीधे उसे मार देगा, वरना उसके डिसाइपल के मन में छोड़ी गई छाप के जरिए खुद उसका पीछा करेगा। इसी तरह इस अध्याय का अंत होता है। सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अपने कबीले में बैठे अपने साथी से बात करने ही वाला था कि अचानक जमीन भयंकर रूप से कांपने लगी, मानो कोई विशाल ड्रैगन धरती के नीचे चल रहा हो। तभी आसमान में सफेद वस्त्रों में लिपटा हवा में बाल उड़ाते हुए एक व्यक्ति प्रकट होता है। वह था क्रोध से भरा वांगलिन। उसकी आंखें ठंडी थी और उसके शरीर से निकलती कैलेस्ट्रियल ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि पूरा 5 किलोमीटर का इलाका हिल गया। उसने बस एक कदम बढ़ाया और धरती धड़कने लगी, मतलब कांपने लगी। तभी कबीले की फॉर्मेशन सक्रिय होकर हरे प्रकाश से जगमगाने लगी और वांगलिन पर एक शक्तिशाली प्रहार हुआ। वांगलिन ने ठंडी सांस छोड़ी और अपनी डेथ ऑफ फिंगर तकनीक का प्रयोग करते हुए उंगली नीचे दबाई। उसके स्पर्श से आसमान अंधकारमय हो गया। उसके स्पर्श से आसमान अंधकारमय हो गया। पृथ्वी मृत्यु की ऊर्जा फैल गई और उसकी एक पुकार ब्रेक के साथ पूरी फॉर्मेशन की लहरें चकनाचूर हो गई। नीचे गांव के लोग डर से कांप उठे। 2 बुजुर्गों ने ऊपर देखा, एक ग्रे वस्त्रों में, एक सफ़ेद वस्त्र में। ग्रे वस्त्रधारी को तुरंत एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती की है, जबकि सफ़ेद वस्त्रधारी जिसने 13 को हराया था हैरान था कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति इस जंगली भूमि में कैसे हो सकता है। वांगलिन ने गर्जना की, चुनौती पत्र किसने भेजा, बाहर आओ। उसकी आवाज़ गर्जन बनकर गूंजी और सफ़ेद वस्त्रधारी ने कांपते हुए खुद को प्रकट किया और बोला, हाँ, वह मैं था जिसने तेरे डिसाइपल के सोल फ्लैग के लिए वही मैं था जिसने तेरे डिसाइपल को मारा और उसका सोल फ्लैग छीन लिया। अगर दम है तो फॉर्मेशन तोड़कर ले जा। वांगलिन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मर चुके हो। फिर उसने अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से काला चमकता हुआ हेवन स्पीटिंग एक्स निकाला। उसके प्रकट होते ही बिजली की गर्जना हुई। आकाश दहल उठा और वांगलिन ने बिजली की गति से कुल्हाड़ी नीचे मारी, पर फॉर्मेशन ने उसकी शक्ति सोख ली और खुद को और मजबूत बना लिया। सफ़ेद वस्त्रधारी हंस पड़ा, बोला, तू इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन वांगलिन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने कुल्हाड़ी को फॉर्मेशन पर नहीं बल्कि जमीन के किनारे मारा और एक विशाल वृत्ताकार गड्ढा खोद डाला। फिर उसने जादुई शक्ति से आदेश दिया, राइज, और वह 5 किलोमीटर चौड़ी भूमि जो फॉर्मेशन से ढकी थी जमीन से उड़कर आकाश में उठ गई। पूरा कबीला चीख उठा। बूढ़े जमीन पर गिर पड़े और सफ़ेद वस्त्रधारी भय से कांपने लगा। वांगलिन अब उस तैरती हुई भूमि को हाथों में लेकर आगे बढ़ा, मानो कोई देवता धरती का टुकड़ा उठा ले जा रहा हो। कुछ ही घंटों में वह अपने घाटी वाले गांव के पास पहुंचा, जहां ओयांग हुआ और बाकी लोग उसे देखकर स्तंभ रह गए। उनके सामने वांगलिन पूरी फॉर्मेशन समेत 5 किलोमीटर जमीन उठा लाया था। यह दृश्य किसी प्रलय के देवता के आगमन से कम नहीं था। वांगलिन घाटी के बाहर खड़ा होकर हवा में लटकते उस 5 किलोमीटर के भूमि खंड को उठाता है और अपनी 1 अरब आत्माओं वाली सोल फ्लैग निकालता है। अब उसमें 1 अरब आत्माएं नहीं रही, पर अब भी वह सोल रिफाइनिंग सेक्टर का सर्वोच्च खजाना था। झंडे के झटके से भूतिया चीखें गूंज उठती है और सभी साधक उसे देखकर भय और श्रद्धा से झुक जाते हैं। वांगलिन अपनी एसेंस ब्लड उस पर थूकता है और झंडा फैलकर पूरे भूमिखंड को लपेट लेता है। फिर वह ठंडी आवाज में आदेश देता है, रिफाइन, और उसके 6 शेष प्राइमरी सोल्स, जिसमें क्लीन भी शामिल है, बाहर आकर बैगनी ज्वालाएं फेंकते हैं। देखते ही देखते 5 किलोमीटर भूमि दहकने लगती है और भीतर फंसे लोग चीखने लगते हैं।
आधे घंटे में आधी भूमि लाल हो जाती है और फॉर्मेशन की हरी रोशनी अभी भी प्रतिरोध करती है, जिससे परिष्कार की प्रक्रिया रुक जाती है। वांगलिन ठंडे स्वर में कहता है, ठीक है, 7 दिन 7 रात लगेंगे, फिर भी सब मेरा होगा। घाटी में यह दृश्य देखकर लोग जोश में भर उठते हैं। वांगले अब उनके लिए किसी देवता जैसा बन चुका था। फिर वह ओयांग हुआ को आदेश देता है कि घायल 13 को भीतर लाया जाए। 13 अभी भी बेहोश था, उसकी सारी मेरिडियन टूट चुकी थी और अब वह कल्टीवेशन के योग्य नहीं रहा। वांगलिन सोचता है कि अगर उसे एंशिएंट गोड्स की विधि सिखा दे तो शायद वह पुनर्जन्म ले सके, पर यह बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि असफलता का अर्थ सिर्फ मृत्यु है। लंबे विचार के बाद वह रुक जाता है और फिर 13 की आत्मा में डेमोनिक एनर्जी डालता है ताकि वह जीवित रह सके। कुछ समय बाद 13 जागता है, अपनी शक्तिहीनता महसूस करता है और दुख में वांगलिन को प्रणाम कर चला जाता है। वांगलिन उसकी प्रतिभा पर अफसोस करता है। उधर 13 बार बार साधना करने की कोशिश करता है, दर्द से तड़पता है, खून उगलता है, लेकिन हार नहीं मानता। मैं हार नहीं मानूंगा, उसकी जिद और निराशा दोनों जल रही थी। इसी बीच बाहर के फॉर्मेशन में हरी रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है और अंदर फंसे लोग मृत्यु का सामना करते हैं। ग्रे वस्त्रधारी वृद्ध सफ़ेद वस्त्रधारी से कहता है। सफ़ेद वस्त्रधारी अंततः सहमत होता है। मतलब ग्रे वस्त्रधारी वृद्ध सफ़ेद वस्त्रधारी से कहता है, यह विपत्ति तुम्हारी गलती है। अब कबीले को बचाने के लिए तुम्हें खुद बलिदान करना होगा। सफ़ेद वस्त्रधारी अंततः सहमत होता है और फॉर्मेशन के किनारे जाकर चिल्लाता है, मैंने ही चुनौती दी थी, अब मुझसे लड़ो, लेकिन बाकी निर्दोषों को मत मारो। वांगलिन तुरंत प्रकट होता है। उसके आदेश पर 6 प्राइमरी सोल आग रोक देते हैं। सफ़ेद वस्त्रधारी उसके सामने खड़ा होता है और लड़ने की मुद्रा में डेमोनिक एनर्जी छोड़ता है, लेकिन वांगलिन बस कहता है, तू योग्य नहीं है। अगले ही पल उसकी उंगलियों की ऊर्जा बुझ जाती है, उसका शरीर हवा में खिंचता है और वांगलिन उसके गले को पकड़कर एक झटके में तोड़ देता है। उसकी आत्मा को सोल फ्लैग में कैद कर लिया जाता है और शरीर को राख बना दिया जाता है। फिर वांगलिन पूरी भूमि को घाटी के पास रख देता है और आदेश देता है, फॉर्मेशन खोलो। ग्रे वस्त्रधारी भयभीत होकर ऐसा ही करता है। वांगलिन ओयांग हुआ से कहता है, इन बचे हुए लोगों को गांव में शामिल कर दो और खुद चुपचाप घाटी की गहराई में चला जाता है अपने अगले कदम की तैयारी करने। वांगलिन ने घाटी के 5 किलोमीटर क्षेत्र के सभी लोगों को अपने कबीले में शामिल कर लिया, यहाँ तक कि ग्रे वस्त्रधारी वृद्ध ने भी बिना विरोध किए सिर को झुका लिया। कबीले की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और अब 500 से अधिक पुरुष साधक उसमें थे। जगह कम पड़ने लगी, इसलिए वांगलिन ने एक नई फॉर्मेशन बनाई जो 10 किलोमीटर तक फैली थी। इस तरह सोल रिफाइनिंग ट्राइब नामक नया कबीला जन्मा, जिसका केंद्र वही घाटी थी जहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता सिवाय वांगलिन के। घाटी की पहरेदारी होती थी और वांगलिन को सब एंसेस्टर कहकर पूछते थे। कबीले के नियम पुराने ही थे। तीसरे चरण के बाद जब सीखने के 3 ही तरीके रहे। सभी साधक अब निरंतर साधना में लगे थे। घाटी का यह कबीला अब किसी धर्म संप्रदाय जैसा लगने लगा था। वांगलिन घाटी में अकेला रहता था। उसके वहाँ एक सादा लकड़ी का घर बनाया, जिसमें हर लकड़ी का टुकड़ा अलग अलग आकार का होने के बावजूद समान वजन का था। यह उसकी दिव्य कला का प्रतीक था। वह वहाँ शांत बैठकर कैलेस्ट्रियल एनर्जी नहीं बल्कि डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी अवशोषित कर रहा था। समय बीता और सर्दी आई। सफ़ेद बर्फ ने भूमि को ढक लिया। 2 साल बीत चुके थे जब से वह स्पिरिट डेमन लैंड में आया था। बर्फ की हर बूंद में दैत्विक ऊर्जा थी, जिसे वह अपने शरीर में समाहित कर कैलेस्ट्रियल एनर्जी से मिलाने लगा।
उसका डेमन क्रिस्टल अब 5वें से बढ़कर 14वें स्तर तक पहुंच गया। इस ऊर्जा को कैलेस्ट्रियल जेड का विकल्प मानकर वह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था। 2 वर्षों में सोल रिफाइनिंग ट्राइब से आसपास के छोटे कबीले जीत लिए गए। नए शिष्य और डेमन क्रिस्टल लाकर अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली गई। 10 किलोमीटर का क्षेत्र फिर छोटा पड़ गया, इसलिए वांगलिन ने फॉर्मेशन को 20 किलोमीटर तक फैला दिया, जिससे यह कबीला दसियों हजार किलोमीटर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बन गया। अब आकाश में उसकी सोल फ्लैग का काला बादल फैल रहा था, जिसमें सभी साधक अपनी सोल फ्लैगमेंट भेजते थे ताकि वे और प्रबल हो सके। यह काला सोल रिफाइनिंग ट्राइब का प्रतीक बन गया था, लेकिन हर कोई साधक नहीं बन सका। कुछ लोग शिकारी बने, जो 13 भी था। उसकी कल्टीवेशन समाप्त हो चुकी थी। वह अब एक चलता फिरता शव जैसा था। रातों में वह साधना करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार खून उगलता, दर्द से तड़पता, फिर भी हार नहीं मानता। नए प्रतिभाशाली साधकों ने उसकी जगह ले ली थी और उसका गौरव मिट चुका था। शिकार पर जाते समय वह मरने से भी नहीं डरता। एक दिन वह दुर्लभ डेमोनिक बीस्ट से टकराया और बुरी तरह घायल हो गया। ओयांग हुआ उसे उठाकर घाटी में वांगलिन के पास लाया और एंसेस्टर 13 को बचाना अब आपके हाथ में है। वांगलिन ने 13 की टूटी सांसों को देखा, जो अब बूढ़े जैसे लग रहे थे, और गंभीर स्वर में बोला, तुम जा सकते हो। ओयांग हुआ बाहर निकलते हुए बस इतना कह सका, अब सब कुछ 13 की किस्मत पर निर्भर है। वांगलिन चुपचाप 13 को निहारता रहा, एक टूटी हुई आत्मा जो फिर भी हार नहीं मानी थी। वांगलिन ने 13 की बेहोश देह को हवा में उठाया और उसकी जांच की। 1 वर्ष पहले उसके सारे मेरिडियन टूट चुके थे, अब वांगलिन ने देखा कि 13 के शरीर में रहस्यमय रूप से डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी। नसों में नहीं, बल्कि मांस और हड्डियों में। इसका अर्थ था कि वह अनजाने में बॉडी रिफाइनिंग के मार्ग पर चल रहा था, पर बिना सही विधि के यह ऊर्जा अंततः उसे मार देती। वांगलिन ने अपने ओरिजिनल सोल से 13 की यादें देखी। 1 वर्ष तक वह हर रात असहनीय दर्द सहता रहा, अपने टूटे शरीर को डेमोनिक एनर्जी सोखता रहा, मानो लाखों कीड़े उसकी नसों को काट रहे हों। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका एकमात्र उद्देश्य था फिर से मजबूत बनना और अपने गुरु वांगलिन की नज़र में उठना। यह दृढ़ता देखकर वांगलिन भावुक हो उठा। उसने 13 को चेतावनी दी कि बिना मेरिडियन के यह ऊर्जा जानलेवा है, पर 13 ने शांत स्वर में कहा, एंसिस्टर, मैं बस बेकार नहीं बनना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर शक्ति हो। उसकी बातों से प्रभावित होकर वांगलिन ने उसे जियंट डेमन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग विधि सिखाने का निर्णय लिया, पर एंशिएंट गॉड की नहीं। उसने चेताया कि यह साधना अत्यंत दर्दनाक और घातक है, पर 13 बिना झिझक बोला, 13 कदापि आपको निराश नहीं करेगा। वांगलिन ने जेड स्लिप में विधि अंकित की और उसे सौंप दी। उसने जाने के बाद वांगलिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि वह इस विधि को पूर्ण कर सका तो मैं उसे एंशिएंट गॉड की अपनी पहली अवस्था सिखाऊंगा। 2 वर्ष बीत गए। अब सोल रिफाइनिंग ट्राइब 150 किलोमीटर तक फैल चुका था। 5000 से अधिक साधक उसके अधीन थे। आसपास के सभी छोटे कबीले मिट चुके थे, केवल 2 बड़े बचे थे। वांगलिन अब एक ऐसी सेना का स्वामी था जो एक साथ अपनी आत्माएं छोड़ता तो आसमान कांप उठता। 13 ने अब अपने शरीर को लोहे जैसा कठोर बना लिया था। युद्ध में वह सदा सबसे आगे रहता। इस बीच वांगलिन ने निर्णय लिया कि अब वह समय आ गया है एंशिएंट डेमन सिटी जाने का। उसने कबीले में संपर्क हेतु 2 वॉइस ट्रांसमिशन जेट बनाए और कबीले की रक्षा ओयांग हुआ के हवाले की। यात्रा पर वह अकेला नहीं था, 2 युवक उसके साथ जाने वाले थे, एक 13 और दूसरा हाव पाव, जो असाधारण प्रतिभाशाली था। 5वें चरण तक पहुंच चुका था और उसके पास 97 सोल फ्लैग और 31 प्राइमरी सोल थे, लगभग कोर फॉर्मेशन स्तर का। वांगलिन ने उसमें महान संभावनाएं देखी और उसे भी अपनी साथ ले लिया।